छला है प्रदेश को, प्रदेश के नौजवानों के साथ अन्याय किया है। भाषण धमकाने का, डराने का, काट देने, डंडा चलेगा, बुलडोजर चलेगा। और याद रखना, हरियाणा के अंदर एक नेता जो शिक्षक भर्ती में पिछले 10 वर्षों से जेल के अंदर सड़ रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द डिबेट में। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जिनको हम अपना माननीय चुनकर सदन के भीतर भेजते हैं, दरअसल उनका पूरा ध्यान अपनी सियासत चमकाने में लगा रहता है। आज ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल नहीं पा रही है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जबरदस्त टकराव है और ये टकराव किसी विचारधारा का नहीं है, किसी अहंकार का नहीं है, बल्कि आरोप प्रत्यारोप का है। अब ताज़ा मसला ये है कि मुख्यमंत्री ने जब बजट प्रस्ताव के पेश करने के बाद अपना भाषण दिया कल, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष को आज जाकर महसूस हुआ कि मुख्यमंत्री ने तो कल बहुत डराया, धमकाया और डांटा था। तो ये बात कल क्यों नहीं याद आई जब जिस वक्त मुख्यमंत्री बोल रहे थे। लिहाजा आज सुबह इस बात का ऐलान कर दिया गया कि विपक्ष सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं होगा। विपक्ष का मतलब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस है। रालोद का भी एक विधायक है। लेकिन कांग्रेस का रुख बहुत स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने टोटल बाइकआउट किया और मुख्यमंत्री पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने सदन के भीतर विपक्ष को धमकाने, डराने और बुलडोजर चलवाने की धमकी दी है। और अभी आपने सुना भी स्टेटमेंट भी। तो सदन न चलने के पीछे क्या व्यक्तिगत अहंकार, क्या एक दूसरे की विचारधारा, ये सब ज़्यादा हावी हो गई है। बजाय हम कोई कंस्ट्रक्टिव डिबेट करके अपने प्रदेश के हित के लिए, अपने प्रदेश के विकास के लिए, आम लोगों तक बेहतर सुविधा पहुंचाने के लिए, अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा पहुंचाने के बजाय क्या व्यक्तिगत अहंकार ज़्यादा बड़े हो गए हैं? क्या विचारधारा की लड़ाई और इसका टकराव इस हद तक पहुंच गया है कि सदन चलने नहीं दिया जाएगा? अब जब सोमवार को सदन शुरू होगा तो इस बात की पूरी संभावना है कि ये उसका इस सत्र का अंतिम दिन होगा। 24 के बाद उम्मीद नहीं है कि ये सदन चल पाएगा, जबकि चलना इसको 28 और उसके आगे तक चाहिए था। ये दुर्भाग्य है हमारे लोकतंत्र में इस तरह की परंपरा का। तो मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच किस तरह से हॉट टॉक हुई है, पहले वो सुन लीजिए, फिर एक बड़ी दिलचस्प डिबेट को बहुत ही काबिल, बेहतरीन और प्रोमिनेंट गेस्ट के साथ आगे बढ़ाएंगे। यूपी पीसीएस की 2012 से अब तक की सभी नियुक्तियों की हम सीबीआई से जांच कराने जा रहे हैं। छला है प्रदेश को, प्रदेश के नौजवानों के साथ अन्याय किया है और इसीलिए इसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी, लोग कटघरे में खड़े होंगे। और याद रखना, हरियाणा के अंदर एक नेता जो शिक्षक भर्ती में पिछले 10 वर्षों से जेल के अंदर सड़ रहे हैं और कहीं प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति आने का, ये स्थिति आप लोगों ने प्रदेश के अंदर पैदा की है। ये सारी जांचें होंगी। सदी भाषण धमकाने का, डराने का, काट देने, डंडा चलेगा, बुलडोजर चलेगा का भाषण जो मुख्यमंत्री ने दिया, सीधे विपक्ष की तरफ उंगली दिखा करके नेता सदन ने दिया, उसके विरोध में हम लोगों ने सदन का बहिष्कार किया है। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की बात सुनने के बाद आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि सदन नहीं चलेगी, क्योंकि तल्खी उनके चेहरों पे दिख रही है, तल्खी उनकी भाषा में दिख रही है, तल्खी एटीट्यूड में दिख रही है, तल्खी बॉडी लैंग्वेज में दिख रही है, तल्खी आंखों में दिख रही है। लिहाजा इस बात की उम्मीद कम है कि उत्तर प्रदेश की असेंबली अब बजट सत्र 24 के बाद भी आगे चल पाएगा। तो जनता के पैसे की बर्बादी क्यों हो रही भाई? जनता को पूछने का हक भी बनता है इस बात का कि सदन को चलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। क्या व्यक्तिगत अहंकार ज़्यादा बड़े हो गए हैं? बहुत खास मेहमानों को आज मैंने चुनकर आमंत्रित किया हुआ है। मेरे साथ अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी के नेता स्टूडियो में मौजूद हैं, हिलाल नकवी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता,
अनिल दुबे जी राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं और जूही सिंह जी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और उत्तर प्रदेश की बहुत ही जानी मानी पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट सुनीता आयरन जी हिंदुस्तान टाइम्स की संपादक हैं उत्तर प्रदेश की, मेरे साथ सीधे जुड़ी हुई हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, मेरे साथ सीधे इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पूर्व स्पीकर माता प्रसाद पांडे को भी मैंने इस डिबेट में सीधे सिद्धार्थनगर से आमंत्रित किया हुआ। थोड़ी देर बाद माता प्रसाद पांडे जी सिद्धार्थनगर से मेरे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं। और श्यामा चरण गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के इलाहाबाद के सांसद सीधे दिल्ली स्टूडियो से थोड़ी देर बाद मेरे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अमित पुरी साहब, आप लोगों के ऊपर आरोप है कि आपकी पार्टी ये नहीं चाहती है कि सदन ठीक से चले, इसीलिए आपने विपक्ष को धमकाया है। देखिए, जहां तक आरोप का सवाल है, अभिव्यक्ति की आज़ादी में आरोप लगाना यह अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक फैशन बन चुका है। अवार्ड वापसी विकेट से लेकर के मास लिंचिंग के इशू तक इस देश के अंदर विरोध के लिए विरोध ये एक फैशन है। और उस फैशन में एक ऑब्सेशन जुड़ गया है, बीजेपी पंचिंग, मोदी बैशिंग, आरएसएस ऑब्सेशन। ये एक सैडिस्टिक प्लेजर देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसकी टाइमिंग क्या है सदन के बहिष्कार की? 78 सदस्य गैर भाजपाई हैं, जिसमें से 73 वो लोग हैं, 19 वो हैं जिनके पत्थर तराशने की जांच हो रही है, 7 और 47 वो हैं जिन्हें 7 पसंद है, और वो 7 वो है जिसमें गोमती रिवर फ्रंट की कल सीबीआई इंक्वायरी की बात हुई है, 2012 की भर्तियों की जांच की बात हुई है। तो उत्तर प्रदेश का तो पिछले 20 साल से एक कोर थीम बन चुकी थी, करप्शन विदाउट इंटरप्शन एंड विदाउट इंटरोगेशन। अगर छेड़ेंगे। जूही सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, राजनीति समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और यूपी की पूर्व मंत्री भी हैं। जूही सिंह जी, आखिर ऐसी क्या वजह है कि सदन के बहिष्कार के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ा? बातचीत से भी रास्ता निकाला जा सकता था, इस तरह से सदन का बहिष्कार करना क्या ये उचित बात है? बातचीत तो अमित पुरी जी या फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री का आपने पूरा भाषण सुना होगा, उसमें कहीं उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं दिखाई दे रही है। उनको विपक्ष से कोई सकारात्मक बात नहीं करनी है, इसलिए कि वो एक आवरण डालना चाहते हैं। उन्होंने खुद कोई काम नहीं किया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहे, जनता को एक मायावी दृष्टि से गुमराह किया जा सके। आप कानून व्यवस्था तक पे ये वक्तव्य देते हैं कि हम कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें विरासत में मिली है, तो आप इलेक्शन क्यों लड़े? जनादेश आपको मिल गया था, तब आपने क्या जांच कराना धमकाना है? मुख्यमंत्री तो जांच नहीं, करा रहे हैं। उन्होंने जांच करने के लिए नहीं कहा, जांच करना उनका अधिकार है, वो ऑर्डर कर सकते थे। उन्होंने कहा, स्पष्ट आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग जेल जाएंगे। व्यापम के बारे में माननीय मुख्यमंत्री का क्या कहना है? आपका अधिकार है, आप सीबीआई की जांच कराइए। आप पहले भी जांच ऑर्डर कर चुके हैं। आपके मंत्री शायद कई माले चढ़ भी गए थे, वहां खुदाई भी की थी सड़क की, फिर साइकिल ट्रैक को तोड़वाने की बात। आप लोग को जांच से डर क्यों लग रहा है? बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। हमें यह है कि वो एक विधानसभा है, आप हमारी बात सुनिए। कल शायद नेता विपक्ष का माइक भी थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया था। आप हमारी बात सुनिए। जांच का कार्य आप बिल्कुल करिए, विधानसभा में अनाउंस करिए, सचिवालय में अनाउंस करिए। 5 बजे से सुबह रात के 12 बजे तक आप जगे रहते हैं, तो यहाँ आकर आपको धमकाने की जरूरत नहीं है। आप वैसे भी काफी गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप पुलिस अफसरों के घर में जाकर ऑफिस में उनको पीट रहे हैं। आप एक सैनिक वाहिनी बना रहे हैं। तो बहुत कुछ कार्य आप उत्तर प्रदेश में मेरे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उत्तर प्रदेश के बहुत ही सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस में से एक है। मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि आप सदन के भीतर विपक्ष को कंफर्टेबल नहीं रहने दे रहे हैं, लगातार उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इसी नाते वो बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र के दोनों सत्ता पक्ष या विपक्ष एक दूसरे के पूरक होते हैं और साथ ही साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोक-झोंक ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं भी 3 बार नेता विरोधी दल रहा हूं और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी जो उसमें पूर्ण प्रचंड बहुमत की थी, मैंने उसको झेला है। लेकिन कभी भी मैं भगोड़ा विपक्ष का नेता नहीं कहा गया। मैं कभी अपनी जिम्मेदारियों से पलायन नहीं किया और साथ ही साथ अपनी जो विपक्ष की भूमिका है उसके निर्वहन करने से मैं कभी नहीं भागा। लेकिन आज का विपक्ष
भगोड़ा साबित हो रहा है। आज का विपक्ष तो क्या राम अपनी गोविंद भूमिका चौधरी अदा भगोड़े करने से हैं? कतरा रहा है। आज का विपक्ष सत्ता का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। विपक्ष की काबिलियत इसी में है कि सत्ता पक्ष को हमेशा नकेल में रखे, उसको घेर के रखे, लेकिन विपक्ष तो हमेशा पलायनवादी नीति अपना रहा है। और ये सत्ता पक्ष जो कुछ भी कहा, कोई भी अतिशय बात नहीं कही गई। केवल नेता विरोधी दल जी ने जो भी कहा था या विपक्षी दल के नेताओं ने जो कुछ भी कहा था, वो केवल उसका जवाब दिया जा रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री लगातार विपक्ष कह रहा है कि उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, जांच के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है और सदन के भीतर विपक्ष को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। ये राम गोविंद चौधरी कह रहे हैं ये बात। इसका मतलब नेता विरोधी दल जी इतने कमजोर हैं कि सत्ता पक्ष के वार को झेल नहीं पा रहे हैं। सही मायने में तो नेता विरोधी दल का इतना कठोर वार होना चाहिए कि सत्ता पक्ष को झुक जाना चाहिए। यहाँ तो सत्ता पक्ष को इन्होंने खुल्लम खुल्ला पूरा का पूरा माहौल वातावरण दे दिया। दरअसल चौधरी साहब ने आपसे ट्रेनिंग नहीं ली ना मौर्य जी, इनको आपसे ट्रेनिंग ली होते तो ये नौबत नहीं आती। नेता विरोधी दल तो अपनी भूमिका से भाग रहे हैं और पलायनवादी रास्ता अपना रहे हैं। इसका मतलब है वो विपक्ष अपने को मान चुका है कि हम इतने कमजोर हैं कि हम किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं या सत्ता पक्ष के किए गए सवाल का हमारे पास कोई काट नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से ये विपक्ष की पलायनवादी नीति है, इसके सिवाय कुछ नहीं। मौर्य जी, ऐसा क्यों इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं? ऐसा क्यों धमकाया जाता है, अपमानित किया जाता है? सरकार का तो कर्तव्य है, सत्ता पक्ष का, कि वो सदन का सुचारू रूप से संचालन कराए पीसफुली, ताकि आप बजट सत्र का समुचित इस्तेमाल कर सकें। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया गया जिसकी वजह से ऐसा डिस्प्यूट पैदा हो? आप लोगों को पेशेंस दिखाने की जरूरत नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। मैं भी नेता विरोधी दल था, उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जी कितने तीखे हमले किया करते थे। यहां तक कि नेता विरोधी दल के रूप में आजम खान जी ने हमारे उस समय तत्कालीन सदस्य लालजी वर्मा जी को कहा था गंदी नाली के कीड़े हैं, और ऐसी बदबूदार गंदी नाली के कीड़े हैं। तो ऐसे ऐसे शब्द भी कहा जाते थे। लेकिन नेता विरोधी दल की हैसियत से हमेशा हमने सत्ता पक्ष पर नकेल लगाने की कोशिश की थी। आज पहली बार, आजादी के बाद पहली बार ऐसा विरोधी दल और नेता आए हुए हैं जो पूरा का पूरा अपनी जिम्मेदारी से भाग। मैं तो राम गोविंद चौधरी से अपील करूंगा कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य से कुछ क्लास लें, उनसे ट्रेनिंग लें कि नेता विपक्ष को कैसा रहना चाहिए। पार्टी कंफ्यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, इसमें मैं ये तो नहीं कहना चाहता क्योंकि राम गोविंद चौधरी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमसे ज्यादा उनका अनुभव है, और यहाँ तक कि हमसे ज्यादा कई बार वो विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि उतने ज्यादा अनुभवी हैं कि वो सत्ता को अगर घेरना चाहें तो घेर सकते थे। लेकिन जो पलायनवादी रास्ता अख्तियार किया, हम समझते हैं नेता विरोधी दल जी के आचरण के ये विपरीत था। ऑलराइट, सुनीता आर्यन जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की उत्तर प्रदेश की एडिटर हैं और यूपी की बहुत ही जानी मानी प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सदन के भीतर जो कुछ भी आप देख रही हैं, क्या पहले भी इस तरह का वातावरण कभी बना था क्या कि सत्ता पक्ष ने इस कदर डराने धमकाने की कोशिश की जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है? उसकी वजह से देखिए सदन ही नहीं चल पा रहा है। नहीं, देखिए, ये तो अब पिछले अगर कई आप विधानसभा के सेशंस देखें, ये कोई नई बात नहीं है। पहले हम लोग जब रिपोर्टिंग करा करते थे तो हर बारी लिखते थे अनप्रेसिडेंटेड है, बट अब तो ये रोज़ की बात है। अब आप देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी मैं सुन रही थी, अमित पुरी जी को भी सुना। अमित पुरी जी ने जो बातें करी कि वो विधायक के पीछे ये इंक्वायरी होने वाली, अब वो एक विधायक है, विधानसभा में पहुंच गए, जब चार्जशीट होगी बाहर हो जाएंगे तब की बात अलग है। बट एज अ विधायक उनकी एक अपनी जिम्मेदारी उनको करनी चाहिए। हाउस चलाने का काम दोनों लीडर ऑफ अपोजिशन एंड लीडर ऑफ द हाउस का होता है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो पता नहीं कितनी बारी बॉयकॉट करते थे, कितनी बारी, क्योंकि मायावती जी की तो बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है और उन लोगों ने तो एक ब्लडी बैटल भी लड़ा विधानसभा में, जब हम लोगों ने देखा कि माइक फेंके गए और ये सब हुआ। अब तो माइक फेंके नहीं जा सकते हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, जो झगड़ा हुआ है वो एक राम गोविंद चौधरी जी ने एक स्टोरी सुनाई। वो स्टोरी मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहूँगी,
बट उसमें शायद कोई ऐसी बात आई जिससे सत्ता पक्ष को अच्छा नहीं लगा, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए माइक बंद हो गया। 11 तारीख से हाउस है, हमारे 80 डिपार्टमेंट्स हैं, ये दोनों सब पार्टीज डेवलपमेंट के नाम पे इलेक्शन लड़ी थी। आज जब विधानसभा में आपके बजट्स पास हो रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। नहीं, मैं तो देखता हूं कि डिपार्टमेंट्स के बजट पे या उनको जो बजट एलोकेशन हुआ है उस पर चर्चा करने की किसी की दिलचस्पी ही नहीं है जी। प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मतलब ये ऑपोजिशन लीडर्स प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट मैं इस बात को मानती हूं कि उनको बजट में क्या विपक्ष बहुत कमजोर और बहुत छोटा है, इस नाते सत्ता पक्ष के सामने कमजोर पड़ गया है सुनीता जी? देखिए नहीं, कोई नंबर से कमजोर और वो नहीं होता है, आपके आर्ग्यूमेंट्स में दम होना चाहिए। अब की बारी विपक्ष ने पहली बारी गवर्नर्स के एड्रेस को सुना, उन्होंने बहुत अच्छा एक शुरुआत करी, बट इस समय उनको घेरने की कोशिश सदन में करनी चाहिए। नंबर से कोई नहीं है, राम गोविंद चौधरी अकेले बहुत काफ़ी है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अकेले काफ़ी हुआ करते थे, तो वो कोई नंबर से नहीं होता है। बट और रहा इंक्वायरी, वो सरकार कर रही है, पता नहीं कितनी इंक्वायरी कर रही है। मुझे तो लगता है सीबीआई को अपना हेडक्वार्टर एक छोटा यहाँ भी डालना पड़ेगा यूपी में। मेरा जहां तक ख्याल है अभी तक कोई भी इंक्वायरी जो ऑर्डर करी गई है शुरू नहीं हुई है, अभी तक शुरुआत किसी इंक्वायरी का नहीं हुआ है, ये खाली धमकियां हैं या जो भी है। ऑलराइट, हिलाल नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता है, मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। हिलाल साहब, स्वागत है आपका। आपको तो नहीं धमकाया गया, ना आपको डराया गया, ना आपको जेल भेजने के लिए कहा गया, फिर क्यों आप सपा के बगल गिर हो गए? ब्रिजेश जी, देखिए, जिस प्रकार से सदन चल रहा है, जो वहां पे गतिविधियां हो रही हैं, और जिस तरह से सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष का मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा है, माइक को ऑफ करने जैसी बहुत ही छोटी और तुच्छ हरकत से लेकर के जिस तरह से आज मुख्यमंत्री जी का भाषण था, हमने पिछले 70 साल में किसी भी मुख्यमंत्री को इस तरह से धमकाते हुए कि कौन जेल चला गया, कितने साल के लिए जेल चला गया, क्यों चला गया, कभी सुना नहीं। नॉर्मली ये होता है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग होती है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग के लिए ऑर्डर्स कर दिए जाते हैं, उसके अंदर ये कहना है कि सीबीआई इंक्वायरी में क्या क्या होगा, हम क्या क्या करेंगे, तो वो ना सिर्फ धमकाना था, बल्कि वो कहीं ना कहीं अपोजिशन का मुंह बंद करना था कि आप खामोश रहें। मेरे साथ माता प्रसाद पांडे जी जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश असेंबली के पूर्व स्पीकर हैं, सीधे जुड़े हुए मेरे साथ। माता प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि सदन इस प्रकार से जिस बहिष्कार हुआ है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के भीतर जिस तरह से लड़ाई हुई है, अब सदन का टोटल बहिष्कार हो गया है, ऐसे में क्या किया जाना चाहिए जिससे कि रास्ता निकले और सदन को सुचारू रूप से चलाया जा सके? माता प्रसाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। देखिए, सदन का ना चलाना दुर्भाग्य, और सदन को चलाना चाहिए और चलाना चाहिए, क्योंकि सारी और बातें जिससे समाज में दिक्कत नहीं है उसको प्रस्तुत करके समाज की बातें लाई जाती है सरकार संज्ञान में, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि सदन नहीं रहा है। अब इसमें पहल दोनों तरफ से करनी चाहिए। सत्ता पक्ष जो है सरकारी दल है, उसकी भी जिम्मेदारी सदन चलाने की है, सबसे पहले जिम्मेदारी उसकी है, फिर विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सब मिलकर के सदन चलाएं। अब चूंकि गतिरोध उत्पन्न हो गया है, इस गतिरोध को दूर करने के लिए जो सम्मानित अध्यक्ष जी हैं, उन्हें चाहिए कि दोनों पक्षों को बुलाकर नेता और दलीय नेताओं को और सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री और नेताओं को बैठा के आपस विचार। आपको क्या लगता है पांडे जी की ये क्यों इस तरह की नौबत आई कि दोनों पक्ष एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है? क्या ये अहंकार की लड़ाई है या वाकई में विपक्ष को कुछ ऐसा कह दिया गया जिसकी वजह से इनको वहां से टोटल बहिष्कार करना पड़ा? ऑलराइट, हमारा संपर्क अभी माता प्रसाद जी से टूट गया है, लिंक टूट गया है, वापस जैसे ही जुड़ेंगे उनसे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सीनियर स्पीकर रहे हैं उत्तर प्रदेश की असेंबली के, और असेंबली मामलों के बहुत बड़े एक्सपर्ट और जानकार भी हैं। मेरे साथ स्टूडियो में अनिल दुबे जी मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं। अनिल दुबे जी, ऐसा क्या हो गया सदन के भीतर? मैं तो सुन रहा था कि आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, अगर विपक्ष कोई बात कह रहा है तो चीफ मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं,
ये हो सकता है कि एक दूसरे को कहने में कुछ तलखी हो गई हो, लेकिन उसका परिणाम क्या आप सदन को ठप कर देंगे? क्या आपका व्यक्तिगत अहंकार जनता के हित से बड़ा हो गया है? जनता के नाम पर चुनकर आप आते हो और सदन का बहिष्कार कर रहे हो, पलायन क्यों कर रहे हो? लड़ो। नहीं, बिल्कुल ब्रजेश जी, रण छोड़कर भागने वालों को हमारे देश में कभी सम्मान नहीं दिया गया। नहीं, रण छोड़ के भागना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री को देखिए, हम लोग जिन मुद्दों को लेकर आज सरकारी नौकरियों में जो भर्ती की बात हो रही है, इन मुद्दों पर सीबीआई जांच की मांग हमारी पार्टी हमेशा करती रही है और आप इस बात के सारे चैनल, सारे अखबार इस बात के गवाह हैं, जूही जी गवाह हैं। हम लोगों ने इस पर धरना दिया, प्रदर्शन किया, लेकिन और आज भी हम चाहते हैं कि उनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर सदन में खड़े होकर के एक विधायक को या किसी नेता को खड़े होकर के ये इंगित करने का काम करें, धमकाने का काम करें, ये गलत बात है। आपकी जांच ही तो करा रहे हैं, आप तो जांच कराइए, जांच कराइए, जांच तो करा रहे हैं। जांच में वहां विधानसभा में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, तो आप भी संयम रखिए, आप धमकाने का काम रखिए बोलते समय। नहीं, आप भी दूसरों की गरिमा का ध्यान रखिए। आप माइक को बंद करने का काम नहीं करेंगे। आप उत्तर प्रदेश बोलो, मैं आपका माइक नहीं बंद करूंगा। उत्तर प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं, कंट्रोल है मेरे हाथ, लेकिन बंद नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जांच करावें, अगर कोई दोषी हो तो उसे जेल भेजने लेकिन का आप तो काम बोले करें। ना, लेकिन आपसे अच्छा बोलते रहे। नहीं, आप अच्छा बोलें, खराब बोलें, सदन की मर्यादा को तो रखेंगे। सदन में आप धमकाने का काम करेंगे तो विपक्ष के पास क्या हथियार है? विपक्ष बाइकाट नहीं करेगा। स्वामी प्रसाद जी यहाँ बैठे हैं, पूरी साहब, स्वामी प्रसाद जी इस डिबेट से जुड़े हैं, क्या इन्होंने बाइकाट नहीं किया? 50 बार किया पहले लेकिन इस तरह पूरे सत्र का बहिष्कार आप माइक बंद कराने का काम करोगे? आप ये सरकार माइक, या हम तो ऐसे काम क्यों किया कि आपको धमकाया जा रहा है? नहीं करते भाई। हाँ, ये तो माता प्रसाद जी अभी कह रहे थे, तो पीठ की मर्यादा है। जो संवैधानिक मुखिया है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जी, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए कि सदन चले। क्यों स्पीकर हैं हृदय नारायण दीक्षित जी? हाँ, दीक्षित जी विद्वान आदमी व्यक्ति हैं, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। उनको विपक्ष को भी इस गतिरोध को कैसे दूर किया जाए? भाई, सदन का मामला है, करोड़ों लोगों की एस्पिरेशंस जुड़ी हुई है इससे। आप लोग आपस में इसको अहंकार की लड़ाई में क्यों तब्दील कर रहे हैं? मुझे लगता है ज्यादा सीटें जीतने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को धमकाएं। ठीक है, पहली बात, किसी को कोई धमकाया नहीं गया। अगर ये दृष्टांत बताया गया कि हरियाणा के एक नेता एक भर्ती के मामले में 10 साल से जेल में है, तो उनके विपक्षी दल ने उन्हें जेल नहीं भेज दिया था, न्यायालय के फैसले के बाद जेल गए। एक और साहब भी बगल के प्रांत के नेता है, चुनाव लड़ने से डिबार कर दिए गए, उन्हें बीजेपी ने डिबार नहीं किया है, न्यायालय ने डिबार किया है। केवल दृष्टांत बताया जा रहा था। अब दृष्टांत से अगर आप में तो धमकाना हुआ ना, यही तो धमकाना हुआ। तो आ जाने देते, तो रिपोर्ट आ जाने दो, तो धमकाना हुआ, न्यायालय में शामिल हो जाने दीजिए। अनिल भाई, जस्ट ऐसा लगता कि अगर मुख्यमंत्री जी को बताया जाता कि जो धाराएं उनके ऊपर लगी है आईपीसी की, उसमें कैसे कैसे जेल होता है और कितने कितने वर्ष की जेल होती है, तो वो कैसा अजीबोगरीब हिलाल भाई, वन बाय वन। तुलसी बाबा कह गए रहे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तिन तैसी। तो जिसके मन में जो चोर था, वो हरियाणा के दृष्टांत को सुनने के बाद वैसा ही प्रकट हुआ। और मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट जो निकली वो फ्रेंच के पार्ले वर्ड से निकली। तो संवाद ही लोकतंत्र का पहला और अंतिम निष्कर्ष का रास्ता नहीं। सत्ता पक्ष निश्चित रूप से संवाद करेगा, अगर आप संवाद का रास्ता अपनाइए तो संवाद करेगा, विपक्ष के साथ बैठिए, बात करिए। अरे अभी तक कोई पहल नहीं हुई कि विपक्ष के साथ आप लोग बैठें और ये समझाने की कोशिश करें। ब्रजेश जी, राजनीति में बहुत सी चर्चाएं होती रहती हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लोकतंत्र संवाद से ही चलता है और संवाद निरंतर जारी रहेगा। ऑलराइट, मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौर्य जी, कोई रास्ता निकलेगा या फिर यह मान लिया जाए कि बजट सत्र सोमवार को समाप्त हो जाएगा? देखिए, दो चीजें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। विपक्ष के कई नेताओं ने अभी बहस के दौरान इस बात का आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने मेरी माइक बंद कर दी। सत्ता पक्ष का माइक के संचालन में कोई किसी प्रकार की भूमिका रहती ही नहीं। माननीय अध्यक्ष जी के पीठ के निर्देश पर सारी की सारी सदन की कार्रवाई चलती है, और जब कभी कोई आपत्तिजनक बात आती है तो माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर किसी का भी माइक बंद किया जा सकता है, और सत्ता पक्ष का भी माइक बंद किया जा सकता है और विपक्ष का भी किया जा सकता है। इसलिए ये इस बात का आरोप लगाना, ये सीधे सीधे पीठ पर आरोप है। हम समझते हैं मौर्य जी, इस प्रकार के विपक्ष आरोप नहीं लगाने चाहिए। और
ये जस्टिफाइड है? पीठ को मौर्य जी क्यों शामिल कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं मौर्य जी से। नहीं, मैंने क्या कहा? हमने कहा माइक के संचालन में सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई भूमिका रहता ही नहीं। ये पीठ के निर्देश पर चलते हैं। माननीय अध्यक्ष जी जब चाहते हैं कि कभी कोई ऐसी बात आ रही है जो असंसदीय है, तो ऐसी परिस्थिति में माइक किसी का ऐसा क्या असंसदीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा? मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, आप तो थे वहां पे, ऐसा क्या असंसदीय उन्होंने बोला कि उनका माइक ऑफ करा दिया गया? वो किसी के खड़े होकर के पेशाब करने की बात कर रहे थे, नंगे होकर के, जिसमें तमाम सदन में महिलाएं भी थी, तो माननीय अध्यक्ष जी ने इसी पर माइक बंद कराया था। माननीय नेता विरोधी दल का अपमान करने के लिए नहीं कराया था। एक चीज। दूसरी चीज, रही बात विरोधी दल के नेताओं से बातचीत करने का, तो माननीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में कई बार सत्ता पक्ष के लोगों ने चाहा कि विपक्ष के नेताओं से बात करके बात को सकारात्मक दिशा में बढ़ाई जाए, सदन सुचारू ढंग से चले और सदन में जो प्रदेश की समस्याएं हैं उनको लेकर के बहस हो, और साथ ही साथ विपक्ष जो भी समस्याओं को यहां पर प्रस्तुत करता है, सत्ता पक्ष उसको संज्ञान लेकर के उस पर प्रभावी कार्रवाई करेगा। लेकिन पहली बार लोकतंत्र में देखने को मिला कि विपक्ष अपनी भूमिका से पलायन कर गया। एक चीज। दूसरी चीज, सत्ता पक्ष और विपक्ष में हमेशा कभी कभी तीखे नोक-झोंक होते हैं। मौर्य जी, जो फलदार वृक्ष होते हैं थोड़ा झुक जाते हैं। कभी कभी आप लोग बहुत फलदार हैं, बहुत सीटें मिली हैं आपको, बम्पर मेजॉरिटी है। मैं तो कहता हूं कि आगे बढ़िए, विपक्ष के साथ बैठिए, मीटिंग करिए, उनको मनाइए और सदन सुचारू रूप से चलाइए। सदन को आप लोग अहंकार की राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। ये अहंकार की राजनीति, आप फलदार वृक्ष हैं, थोड़ा झुकिए। क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और बिना विपक्ष के लोकतंत्र अधूरा होता है। लोकतंत्र सही माने में ये लोकतंत्र का, विपक्ष लोकतंत्र का आभूषण है, इसलिए हम उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। अगर विपक्ष खुद अपनी भूमिका से भाग रहा है तो हम जबरदस्ती उसको सदन में बैठा भी नहीं सकते। जब वो सत्ता पक्ष का तो आप ये एश्योरेंस दीजिए, करोड़ों लोग आपको इस वक्त लाइव सुन रहे हैं, आप क्या एश्योर कर सकते हैं कि कल दोबारा से आप लोग बैठकर विपक्ष से बात करने की कोशिश करेंगे? दोबारा नहीं, तिबारा, 4 बार, 5 बार, जितनी बार आवश्यकता होगी उतनी बार। और अगर विपक्ष के साथ बातचीत करने की गुंजाइश नहीं होती तो सदन की कार्रवाई पूरी की पूरी आज स्थगित कर दी जाती। अब 2 दिन से लगातार विपक्ष सदन में नहीं आ रहा है। इसके पहले भी बहिर्गमन होता रहा, बहिष्कार होता रहा, लेकिन किसी मुद्दे पर होता रहा, किसी बिंदु विशेष पर होता रहा, किसी समस्या विशेष पर बहस के दौरान होता रहा। पूरे दिन के लिए पहली बार 2-2 दिन, 3-3 दिन के लिए लगातार यह जो बहिर्गमन हो रहा है, यह हमेशा अन्यथा अनुपयुक्त है, और साथ ही साथ ये लोकतंत्र के साथ कहीं न कहीं धोखा है, और विपक्ष लोकतंत्र पर काला दाग बन रहा है अपनी। अब आप इस तरह धमकाए जा रहे हो, आरोप लगाए जा रहे हो, और कह रहे हो कि बातचीत भी करेंगे, तो इतने धमकाने के बाद कैसे वो बातचीत आपसे करेंगे? अब आप कह रहे हो काला दाग है विपक्ष, तो बताइए जूही जी कैसे बात करेंगी आपसे? भाई, यह धमकाने की बात नहीं है। विपक्ष हम पर हमला करता है, हम उसकी काट करते हैं। विपक्ष ने जो हमला किया, ये काला दाग कैसे है? जवाब सत्ता पक्ष की ओर से दिया गया था। मेरे साथ जूही सिंह मौजूद है, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन और पूर्व मंत्री हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद जी ने 2 ऑप्शन आपको दिए। एक तो कि आपसे बातचीत का रास्ता खुला हुआ है और बातचीत के प्रयास 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितने भी होंगे करेंगे। लेकिन लगे हाथ दूसरे हाथ उन्होंने कहा कि विपक्ष काला दाग बन रहा है। अब आप बताइए, क्या इसके बाद भी आप लोग बातचीत करेंगे इनसे? एक और शब्द का बार बार माननीय मंत्री जी ने प्रयोग किया, पलायनवाद। तो शायद माननीय मंत्री भगोड़ा कहा है। देखिए, आप उसको सोफिस्टिकेटेड मत करिए। भगोड़ा, उन्होंने कहा भगोड़ा विपक्ष जी। तो शायद पार्टी बदलने के कारण ये शब्द आपकी जुबान पे ज्यादा चढ़ गया होगा। विपक्ष भगोड़ा नहीं है, ना पलायन कर रहा है। राम गोविंद जी, जैसा आपने कहा, सीनियर नेता है, हम अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम काला दाग हो या आपके आभूषण हो, अगर आप बात करेंगे तो आज तक समाजवादी पार्टी ने 5 साल तक
बहुत लंबे समय के लिए भी सदन चलाया है और जिम्मेदारी से चलाया है, तो आप बात करेंगे तो क्यों नहीं राम गोविंद जी बात करेंगे। लेकिन अब सर पे बंदूक रखकर आप थोड़ी बात करेंगे कि बात करो नहीं तो मैं जेल भेज दूंगा। तो आपको लग रहा है कि इन लोग का एटीट्यूड बात करने वाला है? आप खुद सुन लीजिए, अहंकार अहम। आप तुलसीदास जी को बात कर रहे थे तो हम भी एक दोहा सुनाते हैं कि अगर आपको सचमुच कीर्ति चाहिए, ये भी तुलसी बाबा ने कहा, तो दूसरी की कीर्ति लेकर आप उसके मुंह पे कालिक मोड़कर खुद कीर्तिमान नहीं हो सकते। इससे आपकी कालिक आपके मुंह पर ही रहेगी। तो थोड़ा सा विपक्ष के साथ चलिए, सकारात्मक रुख। ऑलराइट, वीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त सीधे असेंबली के बाहर से लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। क्या आपको लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये गतिरोध समाप्त होगा और क्या सुचारू रूप से बजट सत्र का संचालन किया जा सकता है? कोई संभावना, कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है? देखिए ब्रजेश जी, अब जो सत्र बचा है वो खाली बजट का पारण होना है और इसीलिए एक दिन इसको बढ़ा दिया गया। सोमवार को ये निपटा के ख़त्म कर देंगे। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या विधानसभा के भीतर ये आ रही है कि भ्रष्टाचार जो सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं पिछली सरकारों पर, तो किया उसमें शीर्ष नेतृत्व ने, और जो विधायक हैं जो चुन के आए हैं, ये बड़े संघर्ष से चुन के आए हैं, मंत्री भी नहीं बन पाए थे बहुत सारे इनमें, और इनको सुनना इनको पड़ता है। तो तकलीफ उनको ज़्यादा होती कि हमने किया कुछ नहीं और सत्ता पक्ष रोज़ हमको कहता है कि तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम्हारी सरकार में ऐसा हुआ, तुम लोग चोर हो। तो तकलीफ इस बात की है कि माल भी नहीं मिला और आरोप भी लग रहे हैं। समस्या यही है। लेकिन खैर, बीजेपी ने कहा कि हम सदन चलाएंगे। अच्छा, कांग्रेस का आप देख लीजिए ब्रजेश जी। हाँ, इनकी क्या प्रॉब्लम? इनको तो धमकाया भी नहीं मुख्यमंत्री ने। कांग्रेस तो बेवजह कूद रही है। विधायक ऐसे हैं जो दूसरी बार जीते, बाकी सब पहली बार। तो जब वो कभी सत्ता में रहे नहीं, भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला और बार बार उनके ऊपर हमला होगा तो वो उनको तिलमिलाएंगे ही, तो वो छोड़ के भाग जाएंगे सदन, गुस्साएंगे कि हमने कुछ किया नहीं, बेवजह कहते हो। हमारे जो बुजुर्गों ने किया होगा उनको आप कहिए। तो ये सब बुजुर्गों का जो कहा जाए एक उनका कारनामा है और जो अतीत। अच्छा, आपको लगता है वीरेंद्र की कोई बातचीत बन सकती है क्या इन लोगों के बीच? कोई संभावना, कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है क्या? देखिए, बातचीत की संभावनाएं हमेशा रहती हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष सदन उसका काम निपट जाएगा सरकारी, तो क्यों विपक्ष को मनाने जाएगा? और जिसके पास इतना ज़्यादा बहुमत है वो सोमवार को अपना बजट पारण करके ख़त्म करेगा विधानसभा को। वो मिन्नतें थोड़ी करेगा। वो जांच करा रहा है लगातार, मुख्यमंत्री बार बार जांच करा रहे हैं। अच्छा, जितनी सदन लंबा चलेगा, अभी PTN है कि पाउडर है, उस पर भी विपक्ष इनको घेर रहा है बार बार। तो सत्ता पक्ष के सामने भी तो चुनौतियां हैं, कहीं बिजली का संकट है, तो वो ज़्यादा फेस नहीं करेगा हम लोग को। तो ये चीज़ें अब समाप्त हो जाएंगी। ऑलराइट, सुनीता अरन जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। वीरेंद्र, आप थोड़ा इंतजार करिएगा। सुनीता जी, आपको कोई पॉसिबिलिटी लगती है जिस एटीट्यूड के साथ अपोजिशन और सत्ता पक्ष हैं आपस में, आपको कोई पॉसिबिलिटी दिखती है कि बजट सत्र का सुचारू रूप से संचालन हो पाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी, बीजेपी बहुत टाइम तक विपक्ष में रही हैं और उनकी भाषा में वो बात आ जाती है जो कि विपक्ष की भाषा में होती है। तो ज़्यादा ज़रूरी मेरे को लगता है मुख्यमंत्री जी को एक बातचीत करनी चाहिए। पहले भी हुआ है कि नेता सदन ने इनिशिएटिव लिया है और विपक्ष के जो नेता होते हैं उनसे बातचीत करी है। विपक्ष नहीं जाता है, थोड़ा बहुत नखरे होते हैं। अब विपक्ष का अगर आप देखिए तो लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार का एक कमज़ोर पक्ष है। करेक्ट है। और अभी होम डिपार्टमेंट का बजट प्रेजेंट होना है, तो विपक्ष अगर समझदारी निभाएगा तो गवर्नमेंट को घेरने के लिए, अपनी बात कहने के लिए सदन में लॉ एंड ऑर्डर पे वो बहुत कुछ कह सकते हैं। तो मेरे को लगता है विपक्ष को एक माइक बंद हो गया, उन्होंने बाबा वर्ड यूज़ कर दिया था जो कहानी सुनाई जा रही थी, और उसके अलावा ये जो धमकाई इंक्वायरी वगैरह है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो सरकार की सेंसिटिव नर्व है, जो उसकी वीकनेस है लॉ एंड ऑर्डर, उस पे उनको घेरे, क्योंकि वो चुन के उसी प्रॉमिस पे आए हैं और अभी तक लॉ एंड ऑर्डर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। ये क्या आपको लगता है अहंकार का विषय ज़्यादा हो गया है, ईगो प्रॉब्लम है? देखिए, अहंकार मैंने तो कितनी बारी देखा, मायावती जी भी बोल देती गुस्से में, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछिए क्या क्या बोल देती थी, मुलायम सिंह जी भी अपने स्वामी प्रसाद जी को तो PhD हासिल है नेता विपक्ष की, इनको तो एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए नेता विपक्ष कैसे हों। नहीं, मैं नेता सदन की कुर्सी पे बैठी। देखिए, वो जमाने चले गए जब नारायण दत्त तिवारी जैसे लोग बैठते थे। पिछले कुछ सालों में हमने चीफ मिनिस्टर्स देखे हैं जो कि मैडम वो शिष्टाचार का दौर था, वो दौर चला गया, वो राजनीति चली गई, उस तरह के नेता नहीं रहे।
अब हमारे यहाँ पेशेंस नहीं है किसी को। आप ये बताइए, नहीं आप ये बताइए, ये यहाँ पे सदन में अहम की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं कि पब्लिक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, डेवलपमेंट के लिए आए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करने के लिए आए हैं, सरकार को घेरने के लिए आए हैं कि अहम की? अरे माइक बंद कर दिया। योगी आदित्यनाथ ये बात कैसे भूल सकते हैं कि गोरखपुर जाकर उनको तत्कालीन मुख्यमंत्री ये कहे कि आप बिजली की नंगी तार पकड़ लीजिए, पता चल जाएगा कि बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जहां इस तरह के स्टेटमेंट्स एक दूसरे के लिए दिए गए हों, मुझे नहीं लगता कि अब किसी तरह के शिष्टाचार की उम्मीद एक दूसरे से होनी चाहिए। ये लड़ाई बहुत आगे चली गई है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ना हो। जी जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं। श्यामाचरण गुप्ता भी मेरे साथ दिल्ली से थोड़ी देर बाद जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थोड़ी देर में लौटते हैं और इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश के नौजवानों के साथ अन्याय किया है। भाषण धमकाने का, डराने का, काट देने, डंडा चलेगा, बुलडोजर चलेगा। और याद रखना, हरियाणा के अंदर एक नेता जो शिक्षक भर्ती में पिछले 10 वर्षों से जेल के अंदर सड़ रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि राजनीति में दिनों दिन खासतौर पर सदन के भीतर, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा, राज्यसभा हो या विधान परिषद, पेशेंस लेवल पॉलिटिशियंस का लगातार कम हो गया, बल्कि अब तो जीरो पेशेंस लेवल पर खड़े हैं और एक दूसरे की बात का झगड़ा और उससे आगे बढ़ जाने तक की नौबत आ जाती है। अब शब्दों का इस्तेमाल तो बहुत आम बात हो गई है। शिष्टाचार की जिस बात का जिक्र सुनीता आर्यन जी ब्रेक में जाने से पहले कर रही थी, वो बहुत पुरानी बात है। तब राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते थे और शिष्टाचार बहुत होता था। वो शिष्टाचार अब घर पे कहीं किसी के रखा होगा, लेकिन अब जो कुछ देखने को मिलता है वो बहुत अजीब है। जिस दिन विधानसभा का सत्र चलना होता है, मीडिया का सारा ध्यान इस बात पर होता है कि किस प्रकार से विपक्ष उत्पात मचाएगा, कैसे काले गुब्बारे छोड़े जाएंगे, कैसे नारेबाजी होगी, कैसे हंगामा होगा और किस तरह से माहौल को ख़राब किया जाएगा। उस दिन की जो परंपरा है वो शायद ही कोई सत्र हो जब वैसी परंपरा का पालन ना होता हो और आपने वैसे दृश्य अखबारों में छपे हुए या टेलीविज़न चैनल्स पे ना देखे हों। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर एक गंभीर चर्चा की ज़रूर आवश्यकता है, लेकिन किसी के पास उसका वक्त नहीं है, खासतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास। पेशेंस लेवल एकदम ज़ीरो है और यूपी की असेंबली चल नहीं पा रही है, क्योंकि वजह यह है कि दोनों में अहम का टकराव बड़ा भयानक है। और ये भयानक इतना है कि एक दूसरे के साथ आँख से आँख मिलाकर बात करने और मसले को सुलझाने को तैयार नहीं है। कितने भी सीनियर स्पीकर हों, कितने भी सीनियर लीडर हों, लेकिन एक दूसरे के लिए सामने जरूर पर्सनल रिस्पेक्ट होगी, लेकिन पॉलिटिकली डिवीजन इतना बड़ा हो गया है कि वो डिवीजन सदन चलाने पर भारी पड़ रहा है। मेरे साथ हिलाल नकवी मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। हिलाल साहब, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा बहुत आपत्तिजनक कह दिया कि जिसके लिए आप पूरे बजट सत्र का एक तरीके से बहिष्कार कर दें। ऐसा क्या उन्होंने कह दिया? यही तो कहा कि पड़ोस के राज्य में कई लोग जेल गए हैं, तो जेल मुख्यमंत्री ने तो भेजा नहीं, कोर्ट ने भेजा होगा। ब्रजेश जी, देखिए यहाँ पर बात इसकी नहीं हो रही कि उन्होंने क्या कह दिया। बात इसकी कि अगर आप उसको लगा करके देखिए तो बहुत साफ दिखाई देता है कि वो सारे शब्द जो हैं बहुत ही धमकी भरे अंदाज में। आपको नहीं दिया ना, हम बात कांग्रेस को नहीं कहा कि जेल भेजेंगे। नहीं, बात इसकी नहीं है। अगर विधानसभा के अंदर बैठ करके वो कह रहे हैं तो किसको भेजेंगे किसको नहीं भेजेंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपके अंदर जो अहम है, जो अहंकार है, जो आपके यहां संख्या बल है, उसका आप जो वेट दिखाना चाहते हैं अपोजिशन को, तो फिर आप हमको बोलने नहीं देंगे, आप हमें धमकाएंगे, आप हमें जब बात करेंगे तो लगता ही नहीं है कि ये कोई पार्लियामेंटेरियन बोल रहा है। बिल्कुल भी नहीं लगता। आप उस स्पीच को देख लीजिए, अगर आप कहेंगे कि हाँ ये एक पार्लियामेंटेरियन की स्पीच है, बात शब्दों में मत जाइए आप। सिर्फ बात यह है कि जो उनकी पूरी भाव भंगिमा है, आप बोले जो तो पार्लियामेंटेरियन का तरीका है, और मुख्यमंत्री बोले तो वो असंसदीय हो गया। अब इसको हम आपके कैसे हम आपके इस प्रश्न के पर भी आते हैं। देखिए,
संसद के अंदर हो चाहे विधानसभाओं के अंदर हो, हम आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि वहां जो लोग पहुंच रहे हैं, जो लोग अलग अलग राजनीतिक दलों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके अंदर वो धीरता, वो गंभीरता और वो विषय की जानकारी नहीं है कि वो वहां बैठ करके सही तरह से चर्चा करें। हम आपकी इस बात को पूरी तरह से मानते हैं। जो सत्ताई लोग होते हैं झगड़े तो वही करते हैं, इसमें जिनमें डेप्थ होती है झगड़े नहीं करते। इसमें जो है वो चाहे आप सत्ता पक्ष की बात करें और चाहे आप विपक्ष की बात करिए, दोनों तरफ हम इसके अंदर आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। लेकिन यहां निश्चित रूप से कुछ पद ऐसे होते हैं जिनसे आपको यह उम्मीद होती है कि वो वहां शालीनता से पेश लेकिन देखिए, आएंगे। मौर्य जी ने उनमें ओपन से ऑफर एक दिया, मुख्यमंत्री मौर्य जी ने ओपन ऑफर दिया, वो बातचीत के लिए तैयार हैं। जी, अब ये अगर ऑफर है तो हम इस तरह के कुछ ऑफर आपको दें, हालांकि वो शब्द इस्तेमाल करना हमारे लिए बड़ा कठिन होगा, क्योंकि अभी हम उस कल्चर में पहुंचे नहीं हैं जिस कल्चर में मौर्य जी अब पहुंच चुके हैं और जिस प्रकार के शब्द ऑफर दिया उन्होंने, ऑफर ओपन ऑफर, वो अगर आप उसको ऑफर कहते हैं, ऑफर है, ओपन ऑफर दिया आपको बातचीत का। अगर वो ऑफर है तो वो ऑफर जो भी ठीक है, थोड़ा काला दाग है, बात कर लेंगे, वो ऑफर उसको मुबारक हो। और अगर यही शब्दावली का इस्तेमाल होता रहा, इसी प्रकार से ऑफर आते रहे, तो विधानसभा ऐसे ही चलाने का इरादा भी है इस वक्त सत्ता पक्ष का। सुनीता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पूरी तरह से सत्ता पक्ष जो है वो घिरा हुआ था। वो चाहते थे कि किसी न किसी तरह विपक्ष को इतना उकसाया जाए कि अब वो आगे विधानसभा ना चलने पाए, जिसके अंदर उनकी राजनीति के हम पूरी तरह तारीफ करते हैं कि उन्होंने ये काम कर दिखाया। और देखिए, ये बात कब है जब एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर खुद ऑफर दे रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। आप लोग में इतना अहंकार क्यों? बातचीत करिए। अहंकार नहीं है, व्हाट्स प्रॉब्लम? अहंकार नहीं है। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सदन चलावे, सरकार की अकेले नहीं है, नहीं, विपक्ष की भी है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। ये सत्ता पक्ष विपक्ष का सदन है, नैतिक जिम्मेदारी है। 325 विधायक आप लेकर हमारे टैक्स के पैसे से हम अगर तनख्वाह मिलती है, हमारे टैक्स के पैसे से सदन चलता है। कृपया हमारे पैसे का दुरुपयोग ना करें। हमें पूरा कर लीजिए। देखिए, ये और सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं सदन चलाने के लिए। विपक्ष विहीन सदन की परिकल्पना बेकार है, बगैर विपक्ष के सदन नहीं चलाया जा सकता। और सत्ता पक्ष भी चाहता है कि कानून व्यवस्था पर चर्चा ना हो, किसान के मुद्दे पर चर्चा ना हो, रायबरेली जुड़ चुके हैं, चर्चा ना हो, उत्तर प्रदेश में जो असेंबली से रिसेंटली सदन खत्म हो जाए। माता प्रसाद पांडे जी सीधे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। माता प्रसाद जी, आपको लगता है कि बातचीत से कोई रास्ता निकाला जा सकता है? आपके सामने तो कई बार बड़ी विपरीत परिस्थितियां आई। मुझे याद है कि नेता विपक्ष उस वक्त आजम खां हुआ करते थे, क्या नहीं वो गवर्नर के लिए बोल देते थे। ऐसे में आप तो रास्ता निकाल लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया? मंत्री थे। देखिए, मैं इससे कुछ क्या कहूँ, लेकिन जो स्थिति है, जैसा कि यहाँ चर्चा हो रही है, जैसा भाषण सुनने को मिल रहा है, जब मैं गाँव में हूँ, गाँव में पूरी बातें यहाँ नहीं पाती हैं। विपक्ष का जो दायित्व है, सत्ता पक्ष की कमजोरियों को सदन के पटल पर लाकर और उसका निजाम कराना। लेकिन जब सत्ता पक्ष कोई बात सुनने को तैयार नहीं हो और भाषण में वोटिंग हो, तो ऐसे में विपक्ष क्या कर सकता? इसमें एक ही तरीका है। कभी मौर्य जी ने, हमारे नेता विरोधी दल थे, वो भी बहिर्गमन करते थे, निर्भर के लिए करते थे। लेकिन जब कभी इस तरह की बात होती थी तो आपस में बैठाकर जो समझाया जाता था, लोग अपनी अपनी बातों पर जो अड़े रहते थे, एक बार बात, दो बार बात होती थी, 3 बार बात होती थी, सत्ता पक्ष भी कुछ झुकता था और सत्ता पक्ष की विपक्ष की बातों को सुनने पर राजी होता था। तो इस तरह से सदन चल सकता था और चलाया जाता था पहले। और आज भी स्थिति ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि सदन न चले, लेकिन ये सही है, भारतीय जनता पार्टी का संख्या बल ज्यादा है, तो संख्या बल के पांडे जी, आपको लगता है कि ये अहंकार की लड़ाई है? देखिए, ये मैं इसे अहंकार कहूँ, क्या कहूँ, या मैं कहूँ सत्ता पक्ष का प्रबल वो बहुमत है, इसलिए लोगों के मन में ये बात आ जाती है कि जो भी मंत्री आता है वोट देते हैं। जी, तो आपको लगता है कि कोई रास्ता बातचीत के अलावा, बातचीत से ही रास्ता निकाला जा सकता है? और कोई रास्ता नहीं। क्या उसको पुलिस के पास पर बुला के विधानसभा में बैठाया नहीं जा सकता? उनके ऊपर दबाव बांध के लाया नहीं जा सकता? लोकतांत्रिक मर्यादा यही है
जी। विपक्ष और सत्ता पक्ष को एक साथ बैठाया जाए, सत्ता पक्ष की जो बातें हैं उस पर भी चर्चा हो, उनकी भी कर्मियों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया जाए और विपक्ष की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया जाए जो उनकी तरफ भी कमियां हो, और इस तरह से दोनों को बैठा करके समाज की जो समस्याएं, चाहे वो बिजली हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे जो भी समस्या हो, उस पर चर्चा करा के सरकार सत्ता पर उसका निदान ढूंढे और उसे निदान कराने का प्रयास करे। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। आपके समय वो लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे, आजकल सत्ता पक्ष में है, मेरे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, वो भी आपको सुन रहे हैं। स्वामी प्रसाद जी, अभी आपने माता प्रसाद पांडे जी की बात सुनी कि बातचीत ही वो तरीका है जिससे कोई रास्ता निकाला जा सकता है, बातचीत के आधार पर ही सदन को चलाया जा सकता है, अहंकार दोनों पक्षों को त्यागना चाहिए। जी जी जी, नहीं बिल्कुल ब्रजेश जी, बिल्कुल सही बात माननीय पूर्व अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी ने कहा। और जब जब इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई, माननीय अध्यक्ष जी के कक्ष में सत्ता पक्ष विपक्ष कई बार बैठ करके मामले को सुलझाया है। और आपने देखा कि मैं 3 बार नेता विरोधी दल रहा हूं और मैंने श्री मुलायम सिंह यादव जी को भी मुख्यमंत्री के रूप में देखा है, राजनाथ जी को भी देखा है, अखिलेश जी को भी देखा है, लेकिन कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं आई कि हम 2-2 दिन 3-3 दिन के लिए आप पूरे सत्रकाल को खत्म का बहिष्कार कर दें। उन लोगों ने विपक्ष को ऐसा धमकाया भी नहीं था जिस तरह आप लोग धमकाए हैं। और हम ये कह लें कि तो हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि श्री मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो इसी सदन में लाठियां चली थी, जूते चप्पल चले थे, माइक तोड़े गए थे, यहाँ की तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष केसीनाथ त्रिपाठी जी के सिर फूटे थे, कई विधायक घायल हुए थे, लेकिन फिर भी सदन चला। तो इसलिए समाजवादी पार्टी का ये कहना कि सत्ता पक्ष का अहंकार है, हम समझते हैं ये केवल उनकी हताशा और निराशा है और अभी अपने पराजय को भूल नहीं पाए गए हैं, इसीलिए उससे ऊपर जाकर के पराजय नहीं भूल पाए हैं कि ये जांच से डरे हुए हैं। पराजय है मसला या फिर जांच का डर है? ये पराजय की कोई हताशा है या जांच का डर है सीबीआई का? जांच का डर किस बात का? नहीं, जांच का डर किस बात का? जांच से डरे होंगे और क्या? जब आप कहीं भ्रष्टाचार में होंगे नहीं तो कितनी भी लाख जांच क्यों न हो जाए, आपको डरने की क्या बात है? आपको मुकाबला करना चाहिए। और जब मैं नेता विरोधी दल था तो संसदीय कार्य मंत्री जी श्री आजम खान जी और मुख्यमंत्री अखिलेश जी कई बार कहे कि हम आपकी पार्टी के नेताओं की जांच करा देंगे, हम आपकी जांच करा देंगे। हमने उसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया और चैलेंज करके कहा कि आपको जो भी जांच कराना हो जांच करा लीजिए। अगर कभी भी स्वामी प्रसाद, अरे ये नहीं कह सकते ना, ऐसा इनकी मजबूरी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये ऐसा नहीं बोल सकते आपकी तरह ना, आप समझ नहीं रहे हैं इनकी मजबूरी। तो स्वाभाविक रूप से अगर उनके मन में कोई चोर है तो स्वाभाविक रूप से ये कहीं न कहीं गलत बात है। और हम समझते हैं पूरा का पूरा विपक्ष आज भगोड़ा साबित हो रहा है। यह कहीं न भगोड़ा है और मन में चोर है आपके। जूही सिंह जी, जूही सिंह जी आपकी बात का जवाब दे रही हैं। चोर कैसा, डर कैसा? हमारे मुख्यमंत्री मन में क्या चोर है आप लोगों के? हमारे मुख्यमंत्री पे इतने धाराओं में मुकदमे चल रहे, सीबीआई आज अभी मना हुई है शायद मुख्यमंत्री बनने के बाद कागज मंगाकर। हमारे उप मुख्यमंत्री, नाम नहीं लूंगी, उनके पे भी कई धाराओं में केस दर्ज हैं। तो सत्ताधारी पार्टी पहले अपने आप को देखे। हमें आप लोग जांच से क्यों डर रहे हैं? हम नहीं डर रहे हैं, तो मत डरिए। हम बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि क्या माननीय मंत्री जी अधिकृत हैं कि वे विपक्ष को न्योता दें कि हम आपसे सकारात्मक बात करेंगे, तो आप आइए। ओपन ऑफर कर रहे हैं, ही इज सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, बट इज ही ऑथराइज्ड फ्रॉम हिज पार्टी? आप कहें और विपक्ष, आप लोग बातचीत के लिए तैयार हैं तो मैं अभी अधिकृत करवा, अभी बात करेंगे वो हाईकमांड में, लेकिन हम अधिकृत हो जाएंगे। हाँ स्वामी मौर्य जी, इसके लिए बड़े विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूँ हम तैयार हैं, हमारी पूरी सरकार तैयार है और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं तैयार हैं। लेकिन विपक्ष कम से कम बात करने के लिए अपने तैयार तो एक हम सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं इस डिबेट के जरिए कि कोई रास्ता निकाला जा सके। और अच्छी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ऑफर दिया, जूही सिंह कह रही हैं कि अगर ये अधिकृत हैं तो फिर हम लोग आगे बातचीत करें। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने स्पष्ट किया है कि वो अधिकृत हैं और जरूरत पड़ेगी तो चीफ मिनिस्टर से भी इसके लिए बात करेंगे। तो मुझे भी लगता है कि इसकी कोई पहल की जाए और रास्ता निकाला जाए ताकि मंडे से हम लोग अपनी सदन को चलते हुए देख सकें। सुनीता आयरन जी मेरे साथ मौजूद हैं,
हिंदुस्तान टाइम्स की उत्तर प्रदेश की एडिटर है। सुनीता जी, कुछ रास्ता बनता तो दिख रहा है, क्या ये लोग आपको लगता है कि बैठ के कोई आपस में कोई हल निकाल पाएंगे, या ये फिर अहंकार की लड़ाई बनी रहेगी? योगी जी अभी नहीं, मुझे लगता है कि योगी जी को अभी नए मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मैग्नानिमिटी दिखानी चाहिए। एज लीडर ऑफ द हाउस उनको लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाना चाहिए, कॉफ़ी पे बैठे बातचीत करें और रास्ता निकालना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर अगर ये सोचते हैं कि उनके बहिष्कार से उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ नहीं होंगी तो वो भी गलत है। पब्लिक दोनों को देख रही है और वहीं से वो एक देख रहे हैं कि कौन अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा पूरी कर रहे हैं। तो इसमें अभी मुझे लगता है लीडर ऑफ हाउस चीफ मिनिस्टर की ज़्यादा उनको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए और बुला के एक इस मसले को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन मसला ये हो गया है कि जो झगड़ा हुआ है ना, ये किसी और की वजह से नहीं, चीफ मिनिस्टर के अपने स्टेटमेंट से हुआ है, इसलिए रास्ता नहीं निकल पा रहा। प्रॉब्लम ये आ गई है। कोई बात नहीं देखिए ब्रजेश जी ये चीज़ें सब जब आपस में मिलते हैं बातचीत करके उसको सुलह कर सकते हैं ना, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सीएम अपनी बात कर सकते हैं। अब उन्होंने भी तो बाबा बोल दिया था जो कहानी सुना रहे थे, अब उससे वो भी तो गलत था। मतलब देखा जाए तो दोनों तरफ से थोड़ा हुआ है। नहीं, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य को कि एटलीस्ट ये आगे बढ़कर आए और इन्होंने प्रस्ताव तो दिया। अच्छी बात है, टेलीविजन चैनल के माध्यम से अगर कोई डिबेट से रास्ता निकल आए और अगर हम सदन चला पाए तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? सुनीता जी। हाँ जी बिल्कुल, और मुझे लगता है अभी लॉ एंड ऑर्डर पे डिबेट होनी है, विपक्ष को पूरी तैयारी करके सरकार को घेरना चाहिए। मौर्य जी आप बहुत सीनियर लीडर हैं। देना चाहिए। मौर्य जी आप बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत अनुभव है आपका, बहुत मुख्यमंत्री देखे आपने, आपका स्पेशलाइजेशन है लीडर ऑफ अपोजिशन इंस्टीट्यूट है आप इसके बाकायदा। मुझे लगता है कि आप आगे आइए, आज करोड़ों लोग आपको लाइव सुन रहे हैं, और कोई रास्ता प्लीज निकालिए ताकि जनता के हितों पर हम एक सार्थक बहस अपनी असेंबली के भीतर कर पाएं। नहीं, अभी सुनीता एरन जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, विशेष रूप से विपक्ष के लिए, कि आपके लिए भी दिया है। देखिए सिर्फ उसको गृह विभाग का आपको भी दिया है सुझाव। सत्ता पक्ष नहीं चाहती, हमारे लिए भी है, हमारे लिए सत्ता पक्ष चाहती नहीं। प्लीज बोलिए। हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार हैं, बात करेंगे, एक बार नहीं करेंगे 10 बार करेंगे, सदन चलाने के लिए एक बार ही करा दीजिए, बुलाइए तो, क्योंकि हम जानते हैं ऐसे ब्रजेश सत्ता पर विपक्ष दोनों लोग, हाँ मैम प्लीज गो अहेड, और इन दोनों को रहना चाहिए। मैडम प्लीज गो अहेड, बोलिए। यहाँ तक कि तो हमारी मान्यता ये है, सुनीता जी बोल दीजिए, रायबरेली का भी मुद्दा है जो मौर्य जी जाना चाहेंगे। आंगन कुटी छवाए बिन साबुन पानी बिना निर्मल कर सुभाए। तो विपक्ष का रहना जरूरी है सत्ता पद पर अंकुश लगाने के लिए। अच्छा, और रायबरेली पे भी चर्चा जरूरी है। रायबरेली भी अपने आप में छूटा जा रहा है। रायबरेली, जी हाँ, रायबरेली वहां के पास वो तो कानून व्यवस्था तो के आप में पूरी तरह से एक बहुत बड़ा स्मारक बनना चाहिए वहां पर, जो भारतीय जनता पार्टी के कानून व्यवस्था है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम ओवर, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, माता प्रसाद पांडे जी, सुनीता एरन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारगर्भित और निर्णायक बहस के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज रात में ही कोई पहल करेंगे और कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हिलाल नकवी, जूही सिंह, अमित पुरी और अनिल दुबे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बीरेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। तो इस डिबेट के जरिए हमने एक सार्थक प्रयास करने की कोशिश की कि आउट ऑफ असेंबली एक रास्ता बने और दोनों पक्ष के लोग सामने बैठे, सत्ता पक्ष और विपक्ष, और सदन को सुचारू रूप से कैसे संचालित किया जाए और जनता के मुद्दों को लेकर सदन में बहस करके एक सार्थक पहल की जाए, ताकि जो भी बजटरी एलोकेशंस हुए हैं उसका सार्थक और बेहतर इस्तेमाल आपके लिए हो सके। इसलिए ये डिबेट आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। प्रदेश के नौजवानों के साथ अन्याय किया है। भाषण धमकाने का, डराने का, काट देने, डंडा चलेगा, बुलडोजर चलेगा। और याद रखना, हरियाणा के अंदर एक नेता जो शिक्षक भर्ती में पिछले 10 वर्षों से जेल के अंदर सड़ रहे हैं,
This program is co-sponsored by MMR Group, present 52nd Avenue Project. MMR Group, building beyond excellence. शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ. Urban Woods, inspired by your dreams.